नाजरीन, 8 जुलाई को मोदी साहब रशिया जा रहे हैं और ये जो इनका रशिया का दौरा है 5 साल में पहली मर्तबा उनका रशिया का दौरा है। और इसके साथ साथ 3 साल तक इंडिया रशिया बायलेटरल समिट नहीं हुई। एक सालाना समिट होती है जिसके अंदर रशिया और इंडिया के जो टाइज हैं उनको ओवरऑल देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो दोनों के दरमियान चूंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू से लेकर रही है तो ये प्रैक्टिस काफी अरसे से जारी थी, लेकिन मोदी के दौर में 3 साल से ये चीज नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि ये इंडिकेटर्स काफी हैं साबित करने को कि इंडिया और रशिया के टाइज मोदी के अंडर में डाउनग्रेड हुए हैं और उनको थोड़ा सा ठीक करने के लिए मोदी रशिया जा रहे हैं। अब मोदी के रशिया दौरे से पहले बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट और प्रो इंडिया एनालिस्ट जो हैं वो इंडियन मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें लगा रहे हैं कि देखिए असल में ना रशिया जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है इंडिया के साथ। इस तरह का एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, ज़्यादा कंफर्टेबल है इंडिया के साथ। और ये जो चाइना के साथ उनकी दोस्ती है मित्रों, ये तो ओवर हाइप्ड है। ये बाकायदा लिखा जा रहा है ओवर हाइप्ड है, इसको तो हाइप दी जा रही है। इतने डीप टाइप थोड़े ही है दोनों के दरमियान, रशियंस और चाइनीज के दरमियान। ये तो ऐसा ही हाइप दी जा रही है, हवा क्रिएट किया जा रहा है कि जी क्या दोनों की पार्टनरशिप है। असल में ऐसा नहीं है। द डिप्लोमेट के अंदर एक ऐसा ही आर्टिकल लगा है मिश्रा साहब का, राहुल मिश्रा का और यनीथा मीना ल्यूइस का। उसके अंदर वो कहते हैं कि द चाइना रशिया एक्सिस इज ओवर हाइप्ड। ज़्यादा इसको हवा देकर इन्होंने रखा हुआ, ये इतना डीप थोड़ा ही है, ये ऐसा ही इन्होंने मीडिया ने और उन्होंने जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। इसके अंदर वो 2 बातें मेन बताते हैं। वैसे तो उन्होंने कई सारे फैक्टर्स गिनवाए, लेकिन 2 बड़े मेन इसमें उन्होंने इश्यूज गिनवाए हैं। एक तो वो कहते हैं कि रशिया और चाइना के दरमियान जो ट्रेड टाइज हैं, तो ट्रेड टाइज तो चाइना के इंडिया के साथ भी हैं, जापान के साथ भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हैं, सबके साथ हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, लेकिन इनके साथ कुछ अच्छे रिलेशंस तो नहीं है ना चाइना के। तो ट्रेड टाइज से ये थोड़ी डिटरमाइन होता है कि आपके अच्छे ट्रेड टाइज हैं तो आप बढ़िया किस्म के रिलेशंस रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक तो उन्होंने ये बात की, इस पे आते हैं थोड़ी देर में कि वो क्यों इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ट्रेड टाइज को। ये नॉर्मल किस्म के ट्रेड टाइज नहीं है, इसके अंदर आपको स्ट्रेटेजिक एलिमेंट नजर आता है। चाइना और रशिया के दरमियान जो ट्रेड है उसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजिक पहलू मौजूद है, वो अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कौन सा है। फिर वो मिलिट्री एतबार से बात करते हैं कि दी टैक्टिकल नेचर ऑफ द चाइना रशिया रिलेशनशिप इज मैनिफेस्टेड in the fact that unlike North Korea, which has allegedly promised to send its troops to the Russia-Ukraine war zone to assist Russia after the two parties signed a strategic pact, China has made no such commitments. देखिए चाइना फौजें नहीं भेज रहा, नॉर्थ कोरिया भेज रहा है, चाइना नहीं भेज रहा है। इसका साफ मतलब है कि दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप है वो इतनी गहरी नहीं है जितनी दुनिया समझ रही है। ये मिश्रा साहब ने एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है असल में कि ये टैक्टिकल पार्टनरशिप है, अलायंस नहीं है। रशिया और चाइना के दरमियान अलायंस नहीं है, टैक्टिकल पार्टनरशिप है। और इस टैक्टिकल पार्टनरशिप में असल जो बेनिफिशियरी है वो चाइना है, ज़्यादातर फ़ायदा उन्हीं को हो रहा है, रशिया को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। अब ज़रा इनको थोड़ा सा रियलिटी दिखाते हैं। ये उन्होंने बातें की हुई हैं तो उस पर ज़रा थोड़ा सा मिश्रा साहब को रियलिटी दिखाते हैं। आई होप वो कंसीडर करेंगे इन सारे फैक्ट्स को जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पहली बात और बड़ी बुनियादी बात, ट्रेड पे मैं अभी आता हूँ, पहले डिफेंस पे आते हैं। डिफेंस मेन मुद्दा है, रशिया के हवाले से तो मेन मुद्दा है, हालत जंग में है ना रशिया। ये जो उन्होंने बात की कि जी चाइनीज तो मिलिटरली हेल्प नहीं कर रहे उस तरह जिस तरह नॉर्थ कोरिया कर रहा है। आपको पता है ये जो रशिया जंग लड़ रहा है, मतलब ज़्यादातर हथियार अपने मुल्क के अंदर ही बना के लड़ रहा है ना। तो हथियार बनाने के लिए कंपोनेंट्स कहाँ से लाते हैं वो, मतलब एक तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके अलावा बाहर से भी मंगवाते हैं। सबसे ज़्यादा किस मुल्क से वो कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा मुल्क उनको कंपोनेंट दे रहा है तो वो हथियार बना रहे हैं? चाइना। डिस्पाइट ऑल द ग्लोबल प्रेशर, वेस्ट वालों का भी प्रेशर है, लेकिन फिर भी क्या चाइना ने कंपोनेंट्स हथियारों के जो है वो देना बंद किए इनको। मिसाल के तौर पर मैं आपको बीबीसी का आर्टिकल दिखाता हूँ। पिछले दिनों कहीं बैठ के ब्लिंकन साहब जो है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बैठ के कहीं अपना दुखड़ा सुना रहे थे कि देखें चाइना क्या कर रहा है हमारे साथ, हम इतनी मेहनत करके तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना सारा रायता फैला देता है रशिया की हेल्प करके। इसमें ये ज़रा देखिए आप आर्टिकल बीबीसी का, हाउ इज चाइना सपोर्टिंग रशिया आफ्टर इट वॉज सैंक्शनड फॉर यूक्रेन वॉर। और इसमें वो कहते हैं कि in an interview with BBC News, US Secretary of State Anthony Blinken said, "What's not happening is the provision of actual arms by China to Russia for use in Ukraine."
However, China has been accused of building up Moscow's war machine by providing critical components. Mr. Blinken said those are being used to help Russia on what's an extraordinary crash course effort to make more munitions, tanks, armored vehicles, missiles. About 70% of the machine tools and 90% of the microelectronics Russia imports come from China. Look at that. आप कह रहे हैं कि ट्रूप्स क्यों नहीं भेज रहे? क्या जरूरत है ट्रूप्स भेजने की? रशिया को जरूरत है? फौजी कम हो गए क्या उनके? उनके पास इनफ मैन पावर मौजूद है. असल जो चीज चाहिए, क्या चाहिए? हथियार चाहिए. भाई हथियार होंगे तो फौजी लड़ेंगे ना. कहां से आ रहे हैं? 70% ऑफ द मशीन टूल्स एंड 90% ऑफ द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रशिया इंपोर्ट्स कम फ्रॉम चाइना. चाइना से आ रहे हैं, भारी भरकम तादाद में चाइना से आ रहे हैं, इतने ज्यादा मशीन के टूल्स. आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो टेक्निकल पार्टनरशिप है, ये तो अलायंस ही नहीं है. और ड्यूरिंग द वॉर टाइम जब पैसा चाहिए था रशिया को, जब रशिया को अपनी सप्लाई चेन मेंटेन रखनी थी मुल्क के अंदर, ऐसा हुआ है ना, जंग के वक्त दबरदूस हो जाती है सप्लाई चेन. ड्यूरिंग द वॉर टाइम हुआ क्या है? 64%, 64% ट्रेड बढ़ गया दोनों मुल्कों का 2023-24 में. 64%. बहुत ही कम समय में, शॉर्ट नोटिस पे चाइना ने बढ़ा दिया. रशिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो थी चाइना को बढ़ गई है, 64% बढ़ गई है इतने कम समय में. ये क्या शो करता है आपको? टेक्निकल पार्टनरशिप शो करता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस शो कर रहा है. ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है. ये टेक्निकल पार्टनरशिप्स में ये चीजें नहीं होती कि फौरन आप जो है जल्दी जल्दी में डिमांड और सप्लाई का जो मैकेनिज्म वो इतना तेजी के साथ बढ़ा दें. ये ऐसा नहीं होता नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर. ये स्पेशल किस्म की पार्टनरशिप्स में होता है. और चाइनीज कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि नो लिमिट पार्टनरशिप है हमारी, रशियंस की और हमारी नो लिमिट पार्टनरशिप है. ये बड़ा एक डीप स्टेटमेंट है, नो लिमिट. ये इंडिया भी नहीं कहता, ये तो इंडियंस ने भी नहीं कहा कभी. इंडिया ने के बाद में उन्होंने तारीफ के पुल बांधे हैं कि ये देखिए इंडिया ने तो क्रूड ऑयल की जो परचेजिंग थी वो बढ़ा दी. सिर्फ एक ही चीज़ आपने, एक ही कमोडिटी बढ़ाई है. चलें वो आपसे इंडिया को देते रहते हैं, रशियंस क्रूड ऑयल देते रहते. हथियार कहाँ से लाते? जंग के अंदर अपनी इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए बाकी की चीज़ें, बाकी के जो आइटम्स हैं, बाकी की जो सप्लाई चेन है पूरी की पूरी, कहाँ से मेंटेन करते? इंडिया तो नहीं ऑफर कर सकता ना वो चीज़ें, चाइनीज़ ने की हुई हैं. क्या रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हुई जंग के बावजूद? और सारे के सारे उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए. क्या उन सारे सैंक्शंस के बावजूद उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई? द आंसर इज नो. वजह क्या है? चाइना. इतना तेजी के साथ जो चाइना ने अपना ट्रेड बढ़ाया है, सिर्फ खरीदारी ऑयल की नहीं बढ़ाई, बाकी भी जो मुद्दे हैं, बाकी भी जो डिमांड्स हैं वहां पर रशियन मार्केट्स की, वो चाइना ने मीट की हुई हैं. ये जरा आप ग्राफ देखिए रशिया और चाइना के ट्रेड का. आप देख सकते हैं कि अचानक से ये जो आखिरी दो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जंग शुरू होने के बाद के हैं. देख सकते हैं कि कितना जल्दी में बूम आया है दोनों के अंदर. तो ये स्पेशल पार्टनरशिप को शो कर रहा है, टेक्निकल पार्टनरशिप नहीं है सिर्फ ये. अच्छा, आखिर में सिर्फ इनकी आखिरी बात का जवाब देना चाहेंगे. उन्होंने कहा है कि रशिया जो है वो कुछ आइसोलेट किस्म का होता जा रहा था, आइसोलेट होता जा रहा था, तो इंडिया ने उनकी हेल्प की है. कैसे हेल्प की है? बाय फोस्टरिंग, ये द डिप्लोमेट कहता है, बाय फोस्टरिंग इंक्लूसिव डायलॉग्स एंड प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स, इंडिया इंश्योर्स रशिया रिमेन्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, thus mitigating the potential for a polarized world order. The expansion of BRICS Plus with Malaysia and Thailand aspiring to join the grouping further democratizes the grouping and move it further away from being just a Sino-Russian club. अब ब्रिक्स जो है ग्लोबल साउथ का चेहरा है, ग्लोबल साउथ का फेस है. आप खुद जब आखिर में कन्फेस कर रहे हैं कि ब्रिक्स जो है एक तरह से साइनो रशियन क्लब की शक्ल अख्तियार कर चुका था, तो इसका मतलब है रशिया आइसोलेट कभी नहीं हुआ था. वो इस इंपॉर्टेंट तरीन ब्लॉक के अंदर एक अहम हैसियत रखता था चाइना के साथ मिलके, और इसीलिए ब्रिक्स को कुछ लोग जो है साइनो रशियन क्लब भी कह रहे थे. तो इंडिया की हेल्प को इनकी जरूरत नहीं है, वो खुद ही सफिशिएंट है. दुनिया के कितने मुल्कों ने सवाए अमेरिका और उसके वेस्टर्न इत्तेहादियों के रशिया के साथ टाइज डाउनग्रेड किए हैं. बहुत ज्यादा मुल्क नहीं है इतने. तो रशिया जो है इतना आसान नहीं इसको आइसोलेट करना. वो इंडिया पे नहीं डिपेंड करते कि इंडिया हमारे साथ होगा तो हम बच जाएंगे आइसोलेशन से. इट्स नॉट लाइक दैट. उनकी एक अपनी अहमियत है और वो रहेगी ग्लोबल ऑर्डर के अंदर. उनकी अहमियत अपनी जगह पर रहेगी. मिडिल ईस्ट के अंदर भी वो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं. अफ्रीका के अंदर भी हमने देखा है रिसेंट जो धड़न तकते हुए हैं और रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें हमने देखा है कि किस तरह से वैगनर ग्रुप एक्टिव है और बाकी जो रशियन मशीनरी है वो एक्टिव है. तो इनको आइसोलेट करना इतना आसान नहीं है. इंडिया भी डिपेंड नहीं करते
लगता है ये अपने आप में ही सफिशिएंट है अपना एक कद काठ बरकरार रखने के लिए ग्लोबल स्टेज पे।